जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे कि भाई जब भी सर्दियां आती हैं, मौसम में चेंज होता है, खुशगवार एहसास होता है और ठंडी हवाएं लगना शुरू होती हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी जिल्द और बाल हैं वो इफेक्ट होते हैं। उनके बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जिल्द में तो आपको पता लगता है कि बहुत खिंचाव पैदा हो रहा है, बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ होना शुरू हो जाती है बालों में, जिल्द का फटना, उसके साथ साथ होठों की सख्ती, होठ भी आपके कभी कभी जो होता है क्रैक्स हो जाते हैं। ये सब मौसम में सरमा की आम कंप्लेंट्स हैं जो हम करते रहते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। तो सब यही कहते हैं हाँ हमारे साथ भी ये सब हो रहा है। सवाल फिर ये है कि आखिर सर्दियों में ये मसाइल क्यों बढ़ जाते हैं? क्या सिर्फ मौसम इसका जिम्मेदार है या फिर हमारे जो डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर जो है हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं और किस तरह हमें केयर करनी चाहिए और मौसम की तब्दीली आते ही उससे पहले किस तरह केयर करनी चाहिए, ये सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर तानिया शेख, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन। मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई हैं। और मौसम की तब्दीली की जहाँ बात हो रही है, आपसे ही बात का स्टार्ट करती हूँ यहीं से कि आप ये बताइए कि मौसम सरमा में सबसे पहले बालों के गिरने और खुश्की जो होती है बालों में, उसमें इजाफा क्यों हो जाता है? उसकी रीज़न क्या है? देखिए, मौसम सरमा जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो ड्राइनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, लो ह्यूमिड हो जाता है। जिस तरह गर्मियों में एक ह्यूमिडिटी होती है, पसीना आ रहा होता है, जल्द गिली गिली लगती है, तो मौसम सरमा में बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। और अक्सर जो हमारी जो जिस तरह अम्मियाँ होती हैं, बच्चों को कहती है भाई गर्म पानी से नहलाना है, एक ये मिथ बनी हुई है ना कि बस गर्म पानी से नहलाना है बच्चों को। तो सबसे जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमारे सर में खुश्की इसीलिए होती है कि हम ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करते हैं, हॉट बाथ्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जल्द हमारी ड्राइनेस हो जाती है और हमारे सर पे फ्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। तो गर्म पानी की वजह से सबसे जो मेन कॉज है उसकी वजह से हमारी डैंड्रफ होती है। अच्छा, देखने में आता है कि सर्दी की वजह से अक्सर ख़वातीन हैं या बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि हम सर जो हैं उसको डेली उस पर वॉश ना करें। क्या ऐसा भी है कि जो आपके अंदर जो आपके सर में मसाम से आपके ऑयल निकलता है वो अगर ठहरता है तो उसकी वजह से भी क्या होगा? जी, जिस तरह हम लोग फ्रीक्वेंट बाथ और शावर नहीं लेते गर्मियों में, तो उसकी वजह से बालों में ग्रीस जम जाती है, ठीक है, डर्ट जम जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर खुजाने का दिल चाहता है, खुजा कर के इचिंग करने का दिल चाहता है। तो उसकी वजह से फिर हमारे सर पे जो स्किन के ऊपर की लेयर है वो शेड होती जाती है। तो सर्दियों में जब हम कम बात लेते हैं, वॉश हम लोग 2 से 3 दिन बाद करते हैं, उसकी वजह से ग्रीस और ये डैंड्रफ के सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में ये अब शुरू हुआ है, हर कोई कंप्लेनिंग है इस वक्त, जो भी बात करें, आप किसी फ्रेंड से बात कर लें, किसी घर में अगर 4 ख़वातीन हैं तो सब यही कंप्लेन कर रही होती है कि बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में सर्दियों में बाल गिरने और खुश्की से बचने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, इसमें हमें जो है ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है सर धोने के लिए। बिल्कुल जिस तरह बॉइलिंग वाटर, गर्म खोलता हुआ पानी यूज़ नहीं करना। और कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा शावर आप कर लें। और अगर तो आपकी डैंड्रफ ज़्यादा होती जा रही है तो बहुत से ऐसे अब तो आ गए हैं, शैम्पूज आ गए हैं, क्योंकि जब डैंड्रफ होती है तो फंगल का एलिमेंट भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे जिसमें एंटी फंगल भी हो, डैंड्रफ की भी मतलब जो इंग्रेडिएंट्स वो हो। तो वो मिक्सचर के शैम्पू ओवर द काउंटर हमें मार्केट में मिल जाते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी फंगल शैम्पू। तो वो हफ्ते में हम 2 दिन यूज़ करवाते हैं। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको तरीके से बताते हैं कि आपको ये 2 हफ्ते अपना शैम्पू यूज़ करना है, 2 हफ्ते आपको ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। और उसके बाद आप नहा कर जो बालों को थोड़ा सा कोई भी मॉइस्चराइजिंग सीरम लगा लें या मास्क लगा लें या कंडीशनर लगा लें, तो उससे आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। और हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप ऑयलिंग कर लें। वो आइदर आप कोकोनट ऑयल की ऑयलिंग कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल की ऑयलिंग करते हैं, जो भी आपके घर में मैसर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयलिंग के बारे में थोड़ा ये कुछ मिथ्स हैं ऐसे कि भाई ओवरनाइट लगाएंगे तो परफेक्ट है, फिर अच्छा है, बालों को असर भी होता है। अगर आप 2 घंटे के लिए लगा रहे हैं तो ये तो कुछ लगाना नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऑयलिंग का पर्पज़ ये होता है कि आपके जो बाल हैं थोड़े से नरिश हो जाएं, मॉइस्चराइज हो जाएं, एक उन पे लेयर आ जाए, ग्रीसी लेयर आ जाए, जिसकी वजह से जितने आपके ऑयल आप लगाएंगे 1 से 2 घंटे थोड़े से बाल पे मॉइस्चराइज हो जाएंगे तो हेयर फॉल भी कम होगा। तो ऑयल का मकसद ये नहीं है कि आप 3-3 दिन लगा के रखें तो बाल लंबे हो जाएंगे।
ऑयल का इतना एज सच लंबे बालों में कोई, मेरी नज़र में कोई रोल नहीं है। और ये मिथ्स बनी हुई है कि आप ये खोपरे का तेल 3 दिन लगाएंगे तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑयल तो हमारे बस हम बालों को स्ट्रेट करने के लिए लगाते हैं, तो जस्ट एज अ मॉइस्चराइज करने के लिए है। सही, यानी उनकी अच्छी लुक हो जाए। अच्छी लुक हो जाए। ऑयल आपने भी बताया कि कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, तो मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने का कहा जाता है बालों के लिए। क्या ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कौन सा ऑयल आपको सूट करे? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने कोकोनट ऑयल यूज़ किया और आपने उसके बाद हेयर वॉश कर लिए तो वो और ड्राई आपको महसूस होने लग जाते हैं, तो इसके लिए क्या बालों का टेक्सचर देखना ज़रूरी है? कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना फिर आपने? बिल्कुल, जिनके बाल ड्राई हैं तो उनको ऑलिव ऑयल ज़्यादा सूट करता है, और आजकल रोजमेरी ऑयल उसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड लगा हुआ है। तो और जो कोकोनट ऑयल है वो आप भले ऑयली हेयर्स में यूज़ कर लें, ऑयली स्कैल्प में यूज़ कर लें, वो उनके लिए ज़्यादा होता है इफेक्टिव। जब सर्दियों का मौसम की हमने बात की और सर्दियों में ही जो है बालों के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, ये बताइए कि सर्दियों के मौसम में किन विटामिन्स और जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल रखना चाहिए? कौन सी विटामिन्स की कमी होती है जिसकी वजह से सर्दियों में जो हमें अपना एक रूटीन बनाना पड़ता है, सबसे जो मेन चीज़ है वो है आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। ठीक है, मॉइस्चराइज करें, और उनमें कुछ ऐसे आप लोशंस बल्कि यूज़ ना करें, क्रीम यूज़ करें जिनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपके हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, शिया बटर होना चाहिए, सिरामाइड्स होने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने में होने चाहिए। और जैसे आप नहाते हैं तो हम पेशेंट को आसान अल्फाज में समझाते हैं कि जिस तरह पहले ज़माने में हम लोग आफ्टर वॉश या नहा कर जिस तौलिए से जिस्म को रगड़ते थे कि भाई बॉडी ड्राई हो जाए, उससे बॉडी हमारी मज़ीद ड्राई होती है। ठीक है, स्किन बहुत सी ड्राई हो जाती है रगड़ के साफ़ करने से। तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि जैसे ही आप, जिनको ड्राइनेस का मसला होता है, तो आप नहा कर हल्के गीले जिस्म पे 2 से 3 मिनट या समझे 30 से 60 सेकंड्स तक आप के अंदर ही कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन पूरी बॉडी पे लगा लें नहाने के बाद, बिल्कुल हल्का सा गीला जैसा होता है बिल्कुल। और वो आपके एक मॉइस्चर लॉक हो जाता है बॉडी में, ठीक है, स्किन पर लॉक हो जाता है। उससे आपके 3 से 4 घंटे बहुत अच्छे गुजरेंगे, आपको लगेगा कि पूरी आपकी बॉडी मॉइस्चराइज हो गई है। इसके अलावा अगर आप हर 3 से 4 घंटे बाद कोई भी लोशन क्रीम अप्लाई कर लें, लोशन तो मैं नहीं कहूँगी, सर्दियों में क्रीम अप्लाई करें कोई, या वेजलिन अप्लाई कर लें। थर्ड, अगर आप फेस की तरफ आते हैं तो ऐसे आप अपने फेस वॉश का इस्तेमाल करें जो कि वाटर बेस हो और ऑयल बेस हो, ऑयल बेस हो, ऐसे यूज़ करें। और कोशिश करके वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ ना करें जो आपकी स्किन को ड्राई करें। सैलिसाइलिक एसिड आप यूज़ ना करें। अगर तो आपको एक्नी का मसला है तो चलें हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ कर लें, बाकी फ्रीक्वेंट आप क्रीमी सोप या क्रीमी बॉडी वॉश यूज़ करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस तरह जब बता रही हैं तो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई हम तो देखते हैं जो जिसकी मार्केटिंग हो रही है वही घर में फेस वॉश भी आ रहे हैं, वही शैम्पू भी आ रहे हैं, वही हम कंडीशनर भी ले रहे हैं। कौन से ऐसे कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करने चाहिए, ख़ासतौर से मॉइस्चराइज़र भी जो भी आप बता रही हैं? देखिए, मॉइस्चराइज़र में शैम्पूस जो क्रीमी, ठीक है, क्रीमी होने चाहिए। जैसे एंटी डेंड्रफ शैम्पू के चले, जिनको डेंड्रफ का मसला है वो तो आप यूज़ करेंगे थोड़े से हार्ड शैम्पू, बाकी बिल्कुल माइल्ड से शैम्पू यूज़ होंगे आपके सर्दियों में। माइल्ड शैम्पू यूज़ करेंगे, कोशिश करके कि आप ये मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ ना करें सर्दियों में, ठीक है। जिस तरह बेबी शैम्पू हो गया, क्रीमी वाले शैम्पू हो गए, डव का शैम्पू हो गया, सोप हो गए, क्रीमी सोप जिन पर मॉइस्चराइजिंग सोप लिखा होता है। अच्छा, एंटीसेप्टिक यूज़ ना करें ज़्यादा, उससे स्किन आपकी और ड्राई हो जाएगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो मेडिकेटेड होते हैं जी। थर्ड ये है कि जब आप इंडोर आप बैठे हुए हैं घर में, तो सर्दियों में हीटर के पास जाने का दिल चाहता है कि जिस तरह हम लोग पंजाब है, उससे हमारी स्किन और ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगी कि फिर आप अपनी क्रीम और उनका इस्तेमाल करें अगर आप इंडोर जो है इस्तेमाल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अभी और भी बात करती हूँ। अभी कॉलर ने अभी कॉल की थी, 17 साल उनकी एज है, उनके सर के बाल जो है झड़े और डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है, उनको आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले ये तो रीज़न पता करें कि डेंड्रफ की रीज़न क्या है। या तो ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाती हैं, या इतनी फ्रीक्वेंट हेयर वॉश नहीं करती, 3 से 4 दिन बाद करती हैं, और कभी कभी तो फैमिली हिस्ट्री भी होती है, नाना को भी हो गया, भाई अम्मी को भी हो गया, हमारे तो फैमिली में डेंड्रफ का मसला है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम डेंड्रफ का, हमारे सर पे फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको हम एज अ डेंड्रफ
कंसिडर करते हैं कि डेंड्रफ हो रहा है, ठीक है, वो तो आप किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगी, वो आपको सही से एग्जामिन करेंगे, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक स्किन की कंडीशन होती है सिबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, तो उसमें भी डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड स्किन की कंडीशन होती है सोरियासिस, उसमें भी हमें डेंड्रफ जैसे ही फ्लेक्स हमारे नज़र आते हैं कि पेशेंट तो एक लेमैन है ना, उसको तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, अब जो इन 3-4 जो ये रीजंस है, ये पहले उनको पता करेंगी कि क्या है, कॉज फाइंड आउट करेंगी कि क्या है। बाकी जो मैं ट्रीटमेंट ये बताऊंगी कि कोई भी अच्छा सा एंटी डेंड्रफ शैम्पू ले लें, ओवर द काउंटर बहुत से अवेलेबल है। शैम्पू का तरीका ये होता है कि लगा कर आपको 2 से 3 मिनट्स तक झाग बना के छोड़ देना है, फिर आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। तो इससे जो डेंड्रफ की रेजिड्यू वो सारी आपकी शेड हो जाएगी। हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स इनफ है। बट वाटर आप जो भी नहाएंगी बिल्कुल गर्म पानी से नहीं बहाना, क्योंकि गर्म पानी से आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे जब हम हाथ धोते तो हमें अपने हाथों में खारिश होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस फील होती है। और इसके अलावा हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ऑयलिंग कर लें, लेकिन वो सारी रात वाली ऑयलिंग ना करें। अच्छा, इसके अलावा एंटी डेंड्रफ के ऑयल भी होते हैं जिसमें सैलिसाइलिक एसिड होता है, स्टेरॉइड ऐड होते हैं उसमें 20 to 30% इन लिक्विड पैराफिन। तो इसका एक पूरा सा फार्मूला बनता है, वो आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन रात को अप्लाई होगा, फिर शैम्पू। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? फातिमा है मुल्तान से। जी फातिमा। मैं मुल्तान से फातिमा बात कर रही हूँ जी, क्या पूछेंगी? मेरी बेटी है 10 साल की। उसके ना बालों में ना डैंड्रफ बहुत ज्यादा है और 2 साल पहले ना उसके ना पैचेस पड़ गए थे। अभी उनके ना बाल एक आधा आया, ज्यादा नहीं आया। और दूसरा ये है कि उसके बाल इस टाइम बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो इसके लिए कोई हल बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने जी। स्किन पर ना वाइट पैच भी पड़ जाते हैं। ठीक है फातिमा, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? मिसेस मुस्तफ़ा बहावलपुर से जी। क्या पूछेंगी मिसेस मुस्तफ़ा डॉक्टर साहिबा से? जब सर्दी आती है ना, पाँव बहुत ज्यादा फट जाते हैं, एड़ियाँ और पाँव ना बहुत ज्यादा फट जाते हैं, इस वजह उसका हल चाहिए मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस मुस्तफ़ा कॉल करने के लिए। आपके सवाल का जवाब भी देते हैं डॉक्टर साहबा, इन दोनों कॉलर्स के हम सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉलर्स के सवालों का जवाब भी देते हैं और मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहबा से। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। डॉक्टर तानिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर तानिया, अभी कॉलर्स आई थी 2 हमारे साथ। एक की बच्ची के सर में डेंड्रफ है और बाल झड़ रहे हैं, उनका बता दीजिए। और दूसरी खातून थी, उनके पाँव की एड़ियों का। अच्छा, जैसे उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में बताया कि उनको स्किन पे भी वाइट पैचेस होते हैं, ठीक है। ये भी स्किन की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे जो धूप में ज़्यादा खेलते हैं तो एक स्किन की कंडीशन होती है पिट्रेसिस एल्बा, वो भी हो सकती है। इसके अलावा विटिलाइगो, वो भी हो सकते हैं। ड्राइनेस के पैचेस हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल जो होती है ना कि स्किन पे वाइट पैचेस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि 3-4 रीजन होती है। हम कहते हैं कि ये वाली बीमारी है, ये वाली, वो तो हमें प्रॉपर एग्जामिन कर ही पता चलता है। बाकी जो इनको स्किन में जो ये कह रही है पैचेस, उसमें भी बच्चों में होता है एलोपेशिया एरिएटा होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी स्किन पैचेस होते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। अब इनको ये पता करना ज़रूरी है कि ये ज़्यादा गर्म पानी से तो नहीं नहाती या बहुत डिले शावर लेती हैं कि 3 से 4 दिन बाद लेती है, या तो फिर इनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है बच्ची को। इन तीनों में ही मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एंटी डेंड्रफ शैम्पू ले ले, माइल्ड सा, ठीक है। कोनाज एंटी फंगल शैम्पू भी है, उसमें डेंड्रफ का भी है, तो वो हफ्ते के 3 दिन लगाएं, लगाकर 2 मिनट छोड़ दें झाग बना के, फिर उससे हेड वॉश करें तो ठीक हो जाएगा। बाकी जो अब वाइट पैचेस का तो वो तो डॉक्टर अंदाजा नहीं होगा, विजिट करना अगर तो देखें ड्राइनेस के पैचेस हैं तो उसमें वही मॉइस्चराइज, ठीक है। और जो दूसरी खातून उनकी एड़ियां फटने का जो जी, उसमें सर्दियों में अक्सर ये मसला होता है। कभी कभी इस तरह होता है कि लेदर भी हमें सूट नहीं करता, चप्पलों की वजह से भी होता है, जो नीचे चप्पल का सोल होता है उससे भी रगड़ खा के हो जाता है, उसको हम कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, ड्यू टू लेदर के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। इसके अलावा ड्राइनेस की वजह से भी होती है, जो खवातीन ज़्यादा काम में मसरूफ होती हैं या पानी का काम ज़्यादा करती हैं, बार बार पाँव सर्फ और डिटर्जेंट लगने की वजह से भी हो जाते हैं। तो इसमें
यूरिया बेस्ड लोशंस और क्रीम आती हैं, ठीक ठीक है, है। यूरिया होती हैं वो, यूरिया बेस्ड लोशन होगी, 10% यूरिया होगा, या ये डिस्पेंस भी हम करवा सकते हैं फार्मेसी से, वो लगाकर आप 1 से 2 घंटे सॉक्स पहन लें लोशन लगा के, ठीक है। उससे आपके पाँव मॉइस्चराइज हो जाएंगे। और अगर बहुत ही सस्ता सा अगर मैं नुस्खा बताऊंगी तो वेजलीन वाइट पेट्रोलियम जेली, वो लगाकर ठीक है। आप 1 से 2 घंटे सॉक्स पहन ठीक लें। है, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, अली मेरा नाम है। जी अली, कराची से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर दानिया, मैंने अपने स्काल्प के हवाले से पूछना था आपसे कि बाल मेरे पिछले 2 या 3 साल से काफ़ी ज़्यादा ड्राई और थिन हो रहे हैं। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्काल्प ड्राई हो चुका है कि अगर 2-3 दिन अगर वॉश नहीं करता, अगर नेल अपना ज़रा सा लगाऊँ तो उसके अंदर जो ड्राइनेस है वो फील होती है, और फिर उसकी वजह से गिर भी रहे हैं बाल थोड़े थोड़े। एंड आई एम ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। बीइंग अ डाइटिशियन, मैं डाइट का तो ख्याल रख लेता हूँ, बट कंसीडर कर रहा हूँ PRP वगैरह, तो थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। देखें, अगर तो आपको हेयर फॉल का मसला है तो सबसे पहले तो आप अपने बेसिक टेस्ट करें। अक्सर हेयर फॉल जो होता है खून की कमी की वजह से होता है, हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना होता है। जो सेकंड मोस्ट कॉज है उसमें हम विटामिन D3 अक्सर विटामिन D3 जिनके लेवल्स लो होते हैं उसमें हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का मसला हो रहता है। इसके अलावा हमें थायराइड के टेस्ट करवाने होते हैं, T3 T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 टेस्ट हम करवा कर देखते हैं कि ब्लड की तो HB तो लो नहीं है पेशेंट का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप PRP की तरफ जाते हैं। PRP से ये नहीं होता कि आपके बाल बिल्कुल जिस तरह दिखाते हैं कि घने भाई ग्रो हो गए, उससे आपको आपके बाल डेंसर लगेंगे, ठीक है। 3 से 4 सिटिंग बाद आपको लगेगा कि अब मेरे बाल थोड़े से थिक हो गए हैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि थिक, जैसे हम कहते हैं भाई कोई हमने तेल लगाया साइकोलॉजिकली बाल मोटे होने शुरू गए, तो PRP आपको वो बेनिफिट देती है। इसके अलावा हम PRP में एंटी हेयर फॉल सीरम ऐड करते हैं ग्रोथ वाले, उससे और अच्छे रिजल्ट आते हैं। और उससे फर्दर आजकल एक्सोडोम है, बट उसको मैं इतना प्रमोट नहीं करती एक्सोडोम, क्योंकि अभी वो FDA अप्रूव भी नहीं है। तो जो सेफेस्ट जो प्रोसीजर मेरी नज़र में PRP है। आप बिल्कुल PRP की तरफ जाएं, बट सबसे पहले अपने ये टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक हम देखेंगे, फिर कोई एक मल्टीविटामिन ऐड करेंगे बायोटीन का। ये 3 से 4 चीज़ें ऐड करके फिर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है डॉक्टर साहबा, बस अब ये बताइए कि रोज़ाना की हमारी जो रूटीन है उसमें कौन सी ऐसी 3 स्टेप्स हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि हम सर्दियों में तमाम जो मुश्किलात आती हैं इनसे निजात हासिल कर सकें? जी, सर्दियों में सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया, स्किन को मॉइस्चराइज रखें, हॉट वाटर बाथ्स ना लें। नहाने के बाद आप कोई भी अच्छा सा क्रीम लगा लें, 3 से 4 घंटे आपके अच्छे गुजरेंगे। अच्छा, इंडोर बैठे हुए हैं, हीटर की तरफ हैं, तो फिर भी आप लोशंस लगा के रखें। बाहर निकल रहे हैं तो सर्दियों में कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अब धूप हमें नहीं लगेंगी, तो इस तरह कुछ भी नहीं है। UV रेडिएशंस वैसी ही हैं, वैसे ही आप सनब्लॉक बाहर निकलने से पहले लगाएं, और सनब्लॉक को हर 3 से 4 घंटे बाद रीअप्लाई करना होगा, ठीक है। और फेस वॉश मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप ऐसे फेस वॉश यूज़ करें ग्लिसरीन सिरामाइड्स वाले यूज़ करें, क्रीमी से हो, ठीक है। वाटर बेस्ड ना यूज़ करें जिस तरह माइसिलर। अच्छा, इसके अलावा एक्सफोलिएशन जो हम स्किन की करते हैं, स्क्रब करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, कोशिश करके वो हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा ही यूज़ करें। इसके अलावा सर्दियों में अक्सर लिप्स हमारे क्रैक हो जाते हैं, उसके लिए कोई भी अच्छा सा लिप बाम ले लें जिसमें ग्लिसरीन हो, ठीक है। इसके अलावा अगर तो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं तो हम 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन का भी इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि क्रैक होते हैं, खून आने लगता है, तो उसमें हम ये करवाते हैं। और इसके अलावा अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जिस तरह खुश्क हवा होती है उससे भी हमारे हाथ पांव खुश्क हो जाते हैं, तो कोशिश करके जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप ग्लव्स पहन लें। और जिस तरह घर में भी ह्यूमिडिटी लेस होती है तो उसकी वजह से भी आप अपनी इंटरनल जो अपनी डाइट को अच्छा रखें, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, नट्स हैं, सैल्मन फिश है। ये डाइट लेने से भी आपकी स्किन सर्दियों में बहुत अच्छी रहेगी और ड्राइनेस से बचेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तानिया, आज के प्रोग्राम में आप आई और बहुत अच्छी आपने टिप्स हमें दी हैं, और यकीनन हमारे नाज़रीन को इन तमाम टिप्स पर अमल करते हुए जो है अपनी अच्छी सी सर्दियाँ गुजारनी चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।